नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन आज यहां पर चांदी में है, जहां पर 4 चांद लगे हैं। इसको ऑल टाइम हाईज पर इंडियन मार्केट्स में यहां पर कारोबार है। 1,14,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर के प्राइसेस हैं। स्पॉट में ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और जिस तरह की तेज़ी हमने चांदी में आते हुए देखी है, जानकार मांगते हैं कि अब क्योंकि हम $38 निकाल चुके हैं तो अगले लेवल शायद यहाँ पर 40-42 तक चांदी में जाने को लग सकते हैं। किस तरह की मूव्स रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर की, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस तरह से यूएस और इंडिया की डील अटकी है वो शायद डेयरी और एग्रीकल्चर को लेकर अटकी है। किसानों को उससे नुकसान हो सकता है, इसके लिए इसकी कॉन्वर्सेशंस अभी खिंचती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या बातचीत है, क्या प्रोज एंड कॉन्स इससे रह सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनमोल सिल्वर से किशोर रनवाल, एसके ज्वेलर्स के संजीव गांधी एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सुराज हुसैन। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है और सबसे पहले चांदी पर यहाँ पर बात करेंगे। कुणाल, मुझे याद है आपने इस साल के शुरुआत में कहा था चांदी में आप ज़्यादा ओवरवेट हैं, चांदी यहाँ पर तेज़ी दिखा सकती है। 2 दिन से लगातार ऑल टाइम हाईज बन रहे हैं। अब यहाँ से क्या लेवल्स हैं, दिवाली तक क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे? गोल्ड सिल्वर का रेशियो जो 92 था वो सीधा 10 दिन में 86 आ गया है। सो सिल्वर का क्लियर आउट परफॉर्मेंस गोल्ड के सामने देखा है हमने। तकरीबन ऑलमोस्ट 1,15,000 के रेट आ गया है। हमारा 38 और $40 का टारगेट था। $39 तो आज सिल्वर आ गया है, 3% और ऊपर। और सेकेंड टारगेट फॉर द ईयर विल बी मेट। सो ओवरऑल मंदी के कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट में। गोल्ड और सिल्वर दो चीज को अभी फिलहाल डिस्काउंट करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ट्रम्प लगातार प्रेशर बना रहे पावेल के रेजिग्नेशन के ऊपर। सो आइदर यूएस में पावेल साहब रिजाइन करेंगे या फिर पावेल साहब रिजाइन नहीं करेंगे तो जोर से इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, सीधा 50 to 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। ये डिस्काउंट हो रहा है मार्केट में। नंबर 2, यूएस इज गोइंग टू अनाउंस सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू रशिया। तो क्या कोई नए सैंक्शन आएंगे रशिया के ऊपर, उनका ऑयल वो बेच नहीं पाएंगे, उसके कारण ऑयल शूट अप हो जाए। सो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड गोल्ड सिल्वर आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। सिल्वर जहां पे शॉर्टेज है, लगातार चौथा साल है जहां पे शॉर्टेज डेवलप हो रही है। और कमोडिटी का एक बहुत ही सिंपल फंडा है, शॉर्टेज का कोई प्राइस नहीं होता है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट द प्राइसेस व्हेन देयर इज अ सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ डेफिसिट lying in the system in commodity market. So I think 1,18,000 1,19,000 सिल्वर डायरेक्ट होता हुआ शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है। और फंडामेंटल्स तेजी के थे ही, और वही हिसाब से सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है। वेल एब्सोल्युटली, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे $39 एन आउंस अब यहाँ पर चांदी के प्राइसेस हैं और भारतीय बाजारों में विद एवरी टिक हम यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देख रहे हैं। 1,14,600 रुपए का 1 किलो चांदी अब यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है। आपको याद दिला दें इसके ऊपर जीएसटी मेकिंग चार्जेस वगैरह भी नहीं है, तो क्लियरली स्पॉट में प्राइसेस और भी ज़्यादा होंगे। लेकिन एग्जैक्टली यही बात हमारे गेस्ट से भी कर लेते हैं। किशोर जी, लगातार यहाँ पर चांदी के प्राइसेस में तेज़ी है, जैसे कुणाल ने कहा, उनको तो लगता है कि और भी बढ़त देखने को मिलेगी। आप बिकॉज सिल्वर के काम में इतने सालों से हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह का ब्रेकआउट हमने आता हुआ देखा है, किस तरह से रह सकते हैं चांदी के प्राइसेस आगे जाकर? तो नमस्ते मनीषा जी। ये जो भाव का जो जंप देख रहे हैं, लेट इट बी फ्रॉम 1,00,000 से 1,05,000, 1,10,000 और 1,15,000, ये लास्ट 45 डेज से सस्टेन कर रही है। सस्टेन करने से नियरली 1 वीक 10 दिन अगर 1,15,000 के भाव अगर सस्टेन करती है एमसीएक्स में, तो वी कैन सी वन मोर जंप, जहां पे सिल्वर में टच 1,18,000 से 1,20,000 एमसीएक्स में, और फिजिकल मार्केट में 1,25,000 का भाव सब मार्केट वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग डेज में। संजीव गर्ग जी नमस्कार, आपसे रिसेंटली मुलाकात हुई थी। आप चांदी का बहुत सारा काम यहाँ पर करते हैं, आपकी क्या सेंस है अब चांदी के प्राइसेस को लेकर? जो चांदी में भाव दिन बढ़ते जा रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि चांदी $39 को सेंट को ब्रेक कर दिया है। अब जो हाई बन गया है, जो अभी 1,15,000, अभी वो $48 जो हाई सेंट गए थे हाई, उसको अभी ब्रेक नहीं करा है। तो चांदी आने वाले टाइम में 1,20,000 के आसपास जाने की उम्मीद है। और जब डिप आए तो उसमें खरीदना का मेन टारगेट बनता है। पॉइंट टेकन। इंडियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ किशोर जी क्या खरीदारी है इन स्तरों पर? B2B की खरीदारी कैसी है और B2C की बाइंग कैसी है?
लास्ट एक वीक में जब मैं सब कॉर्पोरेट्स और रिटेलर से बात कर रहा था तो पता चला कि मार्केट्स में थोड़ा फ्लो स्टार्ट हुआ है। इन स्पाइट ऑफ रेट बढ़ने से चांदी में बिकवाली है, क्योंकि आगे फेस्टिवल्स एंड मैरिज सीजन्स आने वाले हैं। तो एक वीक से नियरली मार्केट्स में कुछ चहल पहल दिखी हुई है। और अभी आते हुए सीजन्स में जैसे सितंबर अक्टूबर में गोल्ड सेल्स का मुझे लगता है विल गो एट अ नॉमिनल लेवल, बट चांदी का सेल्स विल हिट ड्यू टू द प्राइसिंग ऑफ गोल्ड। किशोर जी, मुझे याद है लास्ट टाइम आपने कहा था कि ज्वेलरी बाइंग अच्छी है, आर्टिकल्स आर्टिफैक्ट्स में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट है, क्या वो सिनेरियो अभी भी प्ले आउट कर रहा है? गोल्ड के भाव बढ़ने से सिल्वर लास्ट 3 मंथ से हम जो देख रहे हैं, अप्रैल मई और जून में गोल्ड सेल्स का सेल्स डाउन हुआ है और सिल्वर ज्वेलरी और आर्टिकल्स का सेल बढ़ा है। दिस इज अ रीजन, क्योंकि चांदी में भरोसा बढ़ रहा है लोगों का, कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है फॉर कॉमन मैन टू बाई इन सिल्वर। तो सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स इज डूइंग वेरी गुड, and we will see a very good jump in sales in coming months. संजीव जी, आप कैसे देखते हैं B2B का बिजनेस एज ऑफ नाउ? क्योंकि हम देखते हैं जब प्राइसेस एकदम से ज़्यादा चढ़ जाते हैं तो कुछ को और डिस्काउंट बाजारों में आना शुरू हो जाता है। इस बार वो देखने को नहीं मिला। एक्चुअल में जो एकदम भाव बढ़ गए हैं चांदी के, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा एडजस्ट होने में ग्राहक को। तो आने वाले अभी जो त्योहार आने वाले, गणेश उत्सव है, राखी है, दुर्गा उत्सव है, फिर दीपावली है, ये लाइन से फेस्टिवल है इंडिया के अंदर। इसमें धार्मिक भावना को भी जोड़ते हुए देखें, और इस पे भी चांदी की बाइंग अच्छी आने की उम्मीद है। अभी जो 92.5 के स्टर्लिंग ज्वेलरी का क्रेज इंडिया मार्केट में बढ़ गया, इंपोर्ट ज्वेलरी आई रही है, साथ में जयपुर की विंटेज ज्वेलरी, हेरिटेज ज्वेलरी जो चल रही है। अभी जो सोने में जो हेरिटेज ज्वेलरी और कुंदन ज्वेलरी चल रही है, वही सेम सिल्वर ज्वेलरी में भी आ गई है, जिससे कि आदमी का ध्यान सोने का भाव बढ़ने के कारण जो अप्रोच से बाहर होता जा रहा है, जिसके वो चांदी की ज्वेलरी, हेरिटेज ज्वेलरी और उसमें कन्वर्ट हो रहा है। मैं ये चीज़ एक्चुअली पूछना भी चाहती थी। एंड किशोर जी, आप बता दीजिए, जैसे हमने सोने में देखा, सब लोग कहते हैं कि 24 और 22 कैरेट क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो लोग 18-14 में जा रहे हैं। अब चांदी भी क्योंकि लाख सवा लाख के आसपास अब कारोबार करने लगी है, क्या यहाँ पर भी प्योरिटी को लेकर क्या लोग 92.5 स्टर्लिंग उससे नीचे जा रहे हैं? अभी भी चांदी अफोर्डेबल है इस भाव में, अगर देखा जाए तो 9250 के नीचे तो क्वालिटी नहीं गिर रही है, क्योंकि काफी इंपोर्ट्स भी हो रहे हैं सिल्वर ज्वेलरी के। जो स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से देखा जाए तो 92.5 ज्वेलरी का तो स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है। उसके नीचे का ज्वेलरी अभी मार्केट से नियरली वॉश आउट हो रहा है और सब लोग 92.5 सिल्वर ज्वेलरी में आ रहे हैं। लेकिन पायल में जो इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, जो राजकोट है, सेलम है, जो पायल और बिछुड़ी का मार्केट है, वो अभी जो पहले 40% प्यूरिटी में था, अभी वो सब 60 और 70% में आ रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्वर में इट इज गोइंग हाई। संजीव जी, हम यूजुअली देखते हैं कि सोने की जहाँ तक बात है तो साउथ इंडिया में ज़्यादा खरीदारी होती है, चांदी में ऐसा नहीं है? चांदी इज़ मोर पैन इंडिया? एक्चुअल में इंडिया में सबसे ज्यादा चांदी की खपत होती है उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्वेलरी पे। और जो अभी 92.5 सिल्वर स्टेलिंग आया है ज्वेलरी, उसमें हम लोग के सरकार से ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिमांड भी है कि जो जैसे 200, 250, 300, 400 ग्राम के जो प्रोडक्ट चलते हैं पायल में, करधोने में, तो सरकार से कि 60 और 70% भी हॉलमार्क के लिए अनिवार्य करें, जिससे कि उन प्रोडक्ट को हम आसानी से बेच सकें। क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास ज्यादा खरीदता है, और जो स्टर्लिंग सिल्वर है जो हाई क्लास खरीदता है। और संजीव जी, आपको भी लगता है कि जिस तरह से डिमांड हमने आते हुए देखी है चांदी में, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स है, हेवी जो स्टैचूज हैं, उनकी मांग यहाँ पर क्या वापस लौटी है? एक्चुअल में जिस हिसाब से कॉइन्स है, यूटेंसिल्स हैं और आइडियल्स हैं और एसेसरीज अलग हैं, वो चांदी में डिमांड तो कंटिन्यू बनी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा वक्त लग सकता है कि एडजस्ट होने में, भाव को स्वीकार करने में।
जी हाँ, वो एक चीज़ तो है ही, क्योंकि सोने पे लोगों का इतना ध्यान रहा कि चांदी कब लाख के पार निकल गई और लाख के ऊपर टिकी भी है, वो एक चीज़ डाइजेस्ट होने में यहाँ पर समय तो लगेगा ही, लेकिन सभी का ध्यान यही है कि प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिलेगी और फेस्टिवल शुरू होते ही यहाँ पर डिमांड भी अच्छी खासी आएगी। किशोर जी, संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए और चांदी पर वो पूरी चर्चा भी करने के लिए। ब्रेक में जाए उससे पहले कुणाल, एक सेंस यहाँ पर कॉपर की लेना चाहेंगे, ऑल टाइम हाइस के बहुत करीब है, क्या करना चाहेंगे आप? आज चाइना का डेटा है कॉपर इंपोर्ट्स का। आई थिंक 4,40,000 टन्स का इंपोर्ट है कॉपर एंड रोड। सो द डिमांड इज प्रीटी स्ट्रांग फॉर द कॉन्सेंट्रेट। रिफाइंड मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नीचे आया है प्राइस। 880 के आसपास लेना चाहिए, फिर से 900 रुपए का टारगेट, 875 के नीचे नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्रूड में क्या सेंस है कुणाल, क्योंकि यहाँ पर 2 हफ्ते की तेजी के बाद आज एक थोड़ा सा फ्लैट कारोबार। आई थिंक क्रूड में डोनाल्ड ट्रम्प साहब आज रशिया रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो आज क्रूड में शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। अगर कुछ अनाउंसमेंट नहीं आती है नए सैंक्शन की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के ऊपर, तो थोड़ा नीचे आ सकता है। बट टुडे इज द डे यू शुड टेक अ चांस एंड समथिंग कम्स अप बाय मिस्टर ट्रम्प, जिनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बट आई कैन जस्ट से दैट टुडे इज द डे। आप देखेंगे बैकवर्डेशन अगर ऑयल में $100, ₹100 का बैकवर्डेशन, 2% का नेगेटिव। सो आगे जाके बड़ी तेजी नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर ट्रम्प ने कोई डिसीजन ले लिया तो इसमें बड़ी तेजी हो सकती है, तो मैं बाय करने के लिए रिकमेंड करूंगा 6,000 रुपए का टारगेट। कुणाल, एक फाइनल चीज, सोना ऑफ कोर्स एक हफ्ते के हाइस पर कारोबार कर रहा है, लेकिन चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, आप एक मनी शिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं? Yes, see, this has been my view from long time that gold will underperform as compared to silver, और वही हो रहा है फाइनली। बिकॉज हम देख रहे हैं गोल्ड $3,500 का हाई था, अभी भी $3370, मतलब हाई से $130 नीचे गोल्ड चल रहा है। सो राइट नाउ जो नैरेटिव है मार्केट में वो है फेड के प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है द्वारा। सो दो चीजें हो सकती है, या तो पावेल इमीडिएटली रेट कट कर देगा, या तो रेजिग्नेशन डाल के दूसरा नया फेड का चेयर आएगा। सो दोनों सिनारियो में इवेंचुअली यूएस में रेट कट होने ही वाले हैं, और रेट कट हो गए तो गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी आनी चाहिए वो पहले से ही आ रही है। सो ऊपर में मुझे लग रहा है गोल्ड 3450 3460 मैक्सिमम अपसाइड। अभी भी मैं बुलिश, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ गोल्ड में। सेंट्रल बैंक बाइंग $3400 पे एग्रेसिव होगी कि नहीं होगी ये मेरा डाउट है। और मुझे लग रहा है ये साल सेंट्रल बैंक का जो बाइंग का नंबर आएगा दैट विल बी समवेयर बिटवीन 700 to 750 टन्स एट द एंड ऑफ द ईयर, विच विल बी 225% लेस देन 2024, 2023, 2022। सो गोल्ड $35, $3,500 फुल्ली प्राइस इन, मुझे ये साल का पीक लग रहा है। और सिल्वर ऑलरेडी तेजी लग रहा है, और सिल्वर विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। ऑलराइट, तो चांदी पे ही ध्यान रखना चाहिए, चांदी ऑल टाइम हाइस पे और यहाँ से और तेजी भी दिखा सकती है। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। साहब सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी, आप सैन फ्रांसिस्को में हैं और इतनी देर तक हमारे साथ उसके बावजूद भी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप थिक ऑफ द एक्शन में भी हैं इन दैट सेंस। हम जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने अब तक 23 लेटर्स या 23 कंट्रीज को लेटर्स भेजे हैं, जिनमें से 17 इन द पॉजिटिव हैं। इंडिया के साथ लगातार ये बातचीत हुई है कि अच्छी बातचीत हो रही है, पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमने वो पेपर बनता हुआ नहीं देखा। कंसर्न्स ये हैं कि शायद डेयरी और एग्रीकल्चर को लेकर कंसर्न्स हैं। आप क्या मानते हैं? डेयरी से अगर स्टार्ट करें तो आपकी क्या राय है? हमें लगता है कि इंडियन नेगोशिएटर्स दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में कामयाब हो जाएंगे टैरिफ को 20% के आसपास रखने के लिए। आप देखिए कि वियतनाम पे ओरिजिनली 46% टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया गया था, जो बाद में जब एग्रीमेंट अनाउंस हुआ तो 20% कर दिया गया। लेकिन थाईलैंड का टैरिफ बढ़ा दिया गया, और मैं समझता हूँ कि हमारे नेगोशिएटर्स जो दोबारा अमेरिका बुलाए गए हैं, तो शायद ये बातचीत हो रही होगी कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को उतना ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए जितना कि और कंट्रीज को पहुंचाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सारी मजबूरियों के बावजूद इंडियन नेगोशिएटर्स कामयाब हो जाएंगे इसको 20% के आसपास रखने में।
सिराज जी, ऑफ कोर्स डिटेल्स अभी नहीं पता, लेकिन ये चीज़ हम जानते हैं कि लगातार एक पुशबैक है इंडिया की तरफ से एग्रीकल्चर को लेकर, डेफिनेटली जीएम को लेकर। आप क्या मानते हैं? नहीं, ये बात सही है। अब देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर और अमेरिकन एग्रीकल्चर का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ तकरीबन 11-12 करोड़ किसान हैं और उनके यहाँ 20 लाख किसान हैं। तो जाहिर है कि कोई मुकाबला नहीं है। और जो सब्सिडी को भी अगर देखें तो तकरीबन $21,000 की सब्सिडी है हर एक किसान को अमेरिका में, और इंडिया में तकरीबन $518 की सब्सिडी है। तो दोनों कंट्रीज की एग्रीकल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, और इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर इंडिया में डिपेंडेंट हैं। अगर बहुत चीप इंपोर्ट इंडिया में आ जाते हैं तो जाहिर है कि हमारे किसान और जो इतनी बड़ी तादाद रूरल इकोनॉमी की एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वो बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो इंडिया बिल्कुल जस्टिफाइड है अमेरिका को ये समझाने में कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा ओपन अप करना इंडिया के लिए मुमकिन नहीं है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है हमारी। और हमने देखा कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स भी डिफरेंटली लागू होते हैं। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे हर क्रॉप पे एक रूल लागू होता है, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सब्सिडी। और अमेरिका में वो किसी एक क्रॉप को भी बहुत ज्यादा सब्सिडाइज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मिसाल के तौर पे अगर कॉटन क्रॉप को ही लें तो उन्होंने कॉटन क्रॉप में बहुत ज्यादा सब्सिडी कुछ सालों में दी है। इसी तरीके से कॉर्न में और सोयाबीन में भी बहुत ज्यादा सब्सिडी वहां दी जा रही थी। सिराज जी, ऑफ कोर्स अब मिड जुलाई तक ऐसा माना जा रहा है कि हम एक अग्रीमेंट शायद यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, जो कि शायद फेजेस में यहाँ पर आता हुआ नजर आए। हाँ, हमने ऑलरेडी यहाँ पर एडिबल ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी कट देखा है, एप्पल्स में हमने जो देखा, वॉलनट में एक यहाँ पर पुश बनता हुआ नजर आया है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ अगर छोड़ दें, आपको लगता है बाकी कमोडिटीज़, बाकी एग्रीकल्चर में शायद यहाँ पर कुछ मूव्स देखने को मिले? देखिए, जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, मिसाल के तौर पे एप्पल्स हैं। एप्पल पे तो खैर जब 2018 में डिस्प्यूट हुआ था तो इंडिया ने अमेरिकन एप्पल्स पे ड्यूटी बढ़ा दी थी, जो कि अब कम कर दी गई है। इसी तरीके से जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हाई वैल्यू आइटम पे ड्यूटी इंडिया आसानी से कम करने के लिए शायद तैयार हो जाएगा। लेकिन देखिए, अमेरिका की प्रॉब्लम असल में ये है कि वो बहुत कुछ डिपेंड करते थे अपने लार्ज एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना पे। सोयाबीन और कॉर्न वो चाइना पे डिपेंड करते थे, और वो चाइनीज मार्केट बार बार ये टैरिफ वॉर की वजह से बहुत अनसर्टेनिटी के आलम में है। 2018 में जब सोयाबीन इंपोर्ट चाइना ने घटा दिया अमेरिका से और ब्राजील से और अर्जेंटीना से इंपोर्ट बढ़ा लिया, तो तब से वो अमेरिकन एक्सपोर्ट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। तो वो बेसिकली अमेरिकन फार्मर्स ढूंढ रहे हैं कोई बड़ा मार्केट जो उनके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन हमें नहीं लगता कि इंडिया बहुत बड़ा कॉर्न के लिए कोई मार्केट होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हालांकि 70% नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन उसका कंजम्पशन लेवल बहुत कम है, और इसलिए फीड इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है कि अमेरिकन इंपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में, अगर अलाउ भी हो जाए जीएम, तो भी करें। सिराज जी, जैसे हम लगातार ये बात करते रहे कि कैसे एशियन कंट्रीज़ में हमने ज़्यादा यहाँ पर टैरिफ्स आते हुए देखे हैं, जो कि शायद पॉजिटिव फॉर इंडिया रह सकता है। जो नंबर्स यहाँ पर वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह से आए हैं। एग्रीकल्चर में भी हमने ब्राज़ील पे 50% आता हुआ देखा है। क्लियरली वहाँ पर भी काफ़ी जोड़ तोड़ है कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट रह सकता है। तो जो ये ग्लोबल टैरिफ्स हैं, पार्ट वन ऑफ माई क्वेश्चन इज़ कि क्या आप एग्री पे एक इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं, एंड सेकंड इज जिस तरह से हमने एशिया में अभी तक यहाँ पर टैरिफ्स आते हुए देखते हैं, आपको लगता है इट स्टैंड्स टू बेनिफिट इंडिया? ऐसा लगता है कि जो निगोशिएशंस हो रहे हैं उसमें इस बात को अमेरिका में भी ये रियलाइजेशन है। हम समझते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर उसी तरह से ओपन अप नहीं हो सकती है अचानक, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज उम्मीद करते हैं। तो इस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 20% के आसपास टैरिफ अगर इंडिया पे लगेगा तो शायद इंडियन एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट भी अमेरिका को इतने ज़्यादा नहीं है जितने के। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ईयू के तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, और उसकी वजह से काफ़ी डिफिकल्टी में ईयू की एग्रीकल्चर होगी। इसी तरीके से कैनेडियन भी काफ़ी परेशान होंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर हमारे निगोशिएटर्स, हमारी गवर्नमेंट 20% टैरिफ पे अमेरिका को परसुएट कर लेती है, तो फिर शायद हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। असल में एक बहुत बड़ा थ्रेट ये है जिसके बारे में अभी बातचीत नहीं हो रही है
आज अमेरिका ये कह रहा है कि गुड्स में उनका ट्रेड डेफिसिट है। अब सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। कल को अगर वो इसमें सर्विसेज को भी शामिल कर लें, जिसमें हमारी आईटी सर्विसेज हैं, तो फिर तो ये पोजीशन और बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकती है। जी हाँ, जब तक हम वो फाइनल पेपर आता हुआ नहीं देखते। और वैसे भी यूएस चाइना में करार ज़रूर हुआ है, लेकिन क्या क्लैरिटी है, क्या डिटेल्स हैं, हमें नहीं पता है। तो देयर इज़ अ लॉट स्टिल डिज़ायर्ड कि हम चीज़ें यहाँ पर जानें। बहुत शुक्रिया सिराज जी साथ जुड़ने के लिए, एंड अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर एफर्ट कि आप क्लियरली जिस टाइम जोन में आप जहाँ पर हैं वहाँ पर काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटीज़ पर।